कहानी की शुरुआत में हमें एक बेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में फंसा हुआ है। उसे जल्दी से इस रूम से बाहर निकलना होगा, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ से कहानी 3 दिन पीछे यानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें इस कहानी के 6 किरदारों से मिलाया जाता है। सबसे पहले हमें जोई से मिलाया जाता है जो कि फिजिक्स की स्टूडेंट है और अगले ही दिन से इसकी छुट्टियां चालू होने वाली हैं और इसलिए जोई के प्रोफेसर उसे इस हॉलीडेज में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहते हैं। जिसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। बेन ग्रोसरी स्टोर में स्टॉक बॉय का काम करता है और उसका सपना है कि वो एक दिन इस शॉप का कैशियर बने, लेकिन बेन को उसके ड्रिंकिंग हैबिट और स्मोकिंग की वजह से उसे ये नौकरी नहीं मिलती। जिसके बाद हमें कहानी के तीसरे किरदार से मिलाया जाता है जिसका नाम जेसन है और ये एक स्टॉक ब्रोकर है। अब इन तीनों को ही अपने जानकार लोगों से एक मिस्ट्री बॉक्स मिलता है जिसे खोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों अपनी एबिलिटी और अपनी सूझबूझ से इस बॉक्स को खोल लेते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक इनविटेशन होता है और ये इनविटेशन होता है एस्केप रूम का। ये एक पजल है यानी भूल भुलैया और जो भी इस पजल से निकल जाता है उसे $10,000 मिलेंगे। अब इन तीनों के तीनों को पैसे की जरूरत होती है और इसलिए वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इनकी मुलाकात कहानी के 3 और किरदारों से होती है, जिसमें से एक का नाम है एमेंडा जो कि एक सोल्जर है, वहीं दूसरे किरदार का नाम है माइक जो कि एक ट्रक ड्राइवर है और तीसरा है डैनी। अब ये 6 के 6 वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन इनका स्वागत करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता। अब ये सारे के सारे इस रूम में बैठकर गेम मास्टर का इंतजार करते हैं और जब गेम मास्टर नहीं आता तो बेन कहता है कि तुम सब यहीं रुको, मैं एक सिगरेट पी कर आता हूँ। और जैसे ही बेन दरवाजा खोलता है तो हैंडल उसके हाथ में आ जाता है, जिसके बाद ये समझ जाते हैं कि गेम की शुरुआत हो चुकी है। यही एस्केप रूम है और अब ये सब के सब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ इस टेबल पर बहुत सारी मैगजीन होती हैं और इस मैगजीन पर एक ही नाम लिखा होता है और वो नाम है वू टैंग यू। यहाँ इन्हें एक किताब भी मिलती है जिस पर लिखा होता है फ़ारेनहाइट 451 जो कि एक टेम्परेचर है। ये देखते हैं कि दरवाजे का जो हैंडल टूटा हुआ है दरअसल वो एक टेम्परेचर कंट्रोलर है और जोई जल्दी से जाके उस टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट 451 सेट कर लेती है और जैसे ही वो ऐसा करती है छत पर बहुत सारे लाल रंग की लाइट जल जाती है। दरअसल ये एक प्रकार का हीटिंग कॉइल है जिससे रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये लोग रूम के चीजों को छेड़ते हैं वैसे वैसे यहाँ पर कॉइल से रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इस रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अब ये सब के सब घबराना शुरू कर देते हैं। तभी जोई देखती है कि दीवार पर एक नेम प्लेट होता है जिसमें लिखा होता है कि डॉक्टर वू टैंग यू हमेशा कहते हैं कि हमेशा टेबल पर कोस्टर्स का इस्तेमाल करें। जिसके बाद जोई टेबल पर जाती है जहाँ पर कोस्टर्स होते हैं और जब जोई एक कोस्टर को दबाती है तो एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है। जिसके बाद ये सभी 6 के 6 कोस्टर्स को दबा देते हैं, जिसके बाद ये दरवाजा पूरा खुल जाता है। लेकिन ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि किसी न किसी को ये सारे कोस्टर्स को दबा कर रखना होगा। जिसके बाद जोई एक कोस्टर पर गिलास रख देती है और ये 6 के 6 भी इस कोस्टर पर गिलास रख देते हैं। जिसके बाद ये डक्ट खुल जाता है और जैसे ये डक्ट के दूसरी तरफ पहुँचते हैं यहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अब ये 6 के 6 दूसरे रूम में पहुँच जाते हैं और ये भी रूम अंदर से लॉक होता है। अब इन्हें इस रूम को खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए जो कि 7 अल्फाबेट का होगा। यहाँ पर एक जगह दीवार पर लिखा होता है कि यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। तभी बेन को याद आता है कि वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ अपने कार में इसी गाने को गा रहा था जिसमें एक शब्द होता है रुडोल्फ और यह इस दरवाजे का पासवर्ड होता है। और जब ये दरवाजे के लॉक में पासवर्ड डालते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और अभी सब के सब रूम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। यहाँ से इनको पहाड़ भी दिख रहे होते हैं और जब डैनी आगे जाता है तो वो देखता है कि ये एक इल्यूजन है। दरअसल सामने एक LCD स्क्रीन होती है जिसमें पहाड़ की इमेज दिखाई जाती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये भी एक रूम है और वो यहाँ से निकलने का क्लू ढूंढने लगते हैं। जब डैनी इस स्क्रीन पर हाथ लगाता है तो एक डक्ट खुल जाती है जिसमें से ठंडी हवाएं आना चालू हो जाती हैं और यहाँ का टेम्परेचर और भी गिरने लगता है और अगर ये यहाँ से जल्दी ही नहीं निकले तो इन सब की यहाँ पर मौत हो जाएगी। यहाँ पर जेसन को एक दरवाजा मिलता है जिसे खोलने के लिए इन्हें एक चाबी की जरूरत होगी। जब ये चाबी ढूंढने जाते हैं तो उन्हें एक ही जैकेट मिलती है जिसे ये समझ जाते हैं कि 6 लोगों के लिए सिर्फ एक ही जैकेट रखी हुई है और ये सब हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। जिसके बाद ये फैसला करते हैं कि ये सब जैकेट एक एक करके पहनेंगे और सबसे पहले ये जैकेट जोई को दी जाती है। यहाँ इन्हें एक फिशिंग रॉड भी मिलती है और इसके तार को जब ये लोग पानी के नीचे डालते हैं तो ये बहुत गहराई तक जाती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि पानी बहुत ही ज्यादा गहरा है और वो यहाँ से तैर कर नहीं निकल सकते। वहीं जोई को दिखाया जाता है जिसे वहाँ पर एक कंपास मिला होता है और वो उस कंपास की मदद से एक बर्फीले भालू तक पहुँच जाती है जो कि पूरी तरह से जमा हुआ है। और जब जोई उसके मुंह के अंदर हाथ डालती है तो उसके अंदर एक मैग्नेट
मैग्नेट मिलता है, जिसके बाद वो मैग्नेट लेकर अपनी 5 साथियों के पास पहुंचती है और वो फिशिंग रोड के तार पर मैग्नेट लगाकर पानी के नीचे डालते हैं। तभी इनको एहसास होता है कि उस मैग्नेट के अंदर कुछ चिपक गया है। जब ये उसे बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि एक आइस बॉक्स के अंदर एक चाबी रखी हुई है और ये शायद वही चाबी है जिससे ये दरवाजा खुल सकता है। और अब इन्हें चाबी निकालने के लिए इस आइस क्यूब को तोड़ना होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कोशिश भी करते हैं लेकिन ये चाबी नहीं निकाल पाते। बेन के पास लाइटर होता है और तभी डेनी उसके पास लाइटर लेने जाता है, लेकिन बर्फ टूटने की वजह से डेनी नीचे गिर जाता है। पानी का बहाव तेज होता है और इसीलिए वो बर्फीले ठंडे पानी में बह जाता है, जिससे डेनी की मृत्यु हो जाती है। अब ये सबके सब घबरा जाते हैं क्योंकि डेनी के साथ लाइटर भी बह गया है और अगर इन लोगों ने कुछ टाइम में चाबी नहीं निकाला तो इन सब की मृत्यु हो जाएगी। ये सब अपने शरीर की गर्मी से बर्फ पिघलाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय बाद बर्फ पिघल जाता है, जिससे ये चाबी निकाल लेते हैं। ये चाबी को दरवाजे में लगाते हैं, लेकिन ये दरवाजा खुलता ही नहीं है क्योंकि ये दरवाजा नहीं है बल्कि असली दरवाजा इनके पीछे होता है जो कि खुल जाता है और ये दौड़कर उस दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। अब ये चौथे रूम में पहुंच चुके हैं जहाँ का सारा सामान उल्टा होता है, यानी कि इस रूम की फर्श ऊपर होती है और छत नीचे होता है। तभी इन्हें एक दरवाजा दिखता है जिसका हैंडल नहीं होता, जिससे ये समझ जाते हैं कि अगर इन्हें इस रूम से बाहर निकलना है तो इन्हें इस दरवाजे का हैंडल ढूंढना होगा। ये ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक पूल टेबल होता है और उस पूल टेबल में 8 नंबर की बॉल नहीं होती और यहाँ पर जो कमरे का नाम होता है वो नाम होता है द 8 बॉल पूल रूम। एमेंडा जो कि एक सोल्जर है वो ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ उसे एक तिजोरी मिलती है जिसे खोलने के लिए इन्हें 4 अंकों का एक पासवर्ड चाहिए। वही नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लोर एक एक करके टूट रहा है और नीचे बहुत ही ज्यादा गहरी खाई होती है। दूसरी तरफ जोई देखती है कि एक दीवार पर एक पजल है और उसे सॉल्व करना आता है, जिसके बाद जोई उस पजल को सुलझा देती है और उसे वहाँ से कोड मिल जाता है। जिसके बाद एमेंडा तिजोरी को खोलती है और वहाँ से 8 नंबर की बॉल को निकाल लेती है। दरअसल यही दरवाजे का हैंडल होता है। अब उसको दूसरी तरफ जाना होगा जहाँ पर उसके साथी मौजूद हैं। वो लटक कर जाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी जेब से बॉल नीचे गिर जाती है। वो बॉल उठाने के लिए नीचे कूदती है और जल्दी से बॉल उठा के जेसन को देती है, लेकिन तभी नीचे का फ्लोर खिसक जाता है। वो एक टेलीफोन के तार को पकड़ के लटक जाती है पर उसके नीचे बहुत ही ज्यादा गहराई होती है और वहाँ से निकलने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। अमेंडा की नीचे गिरने से मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद से इस कमरे में मौजूद 4 लोग यहाँ से निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं दूसरे रूम में। दरअसल ये एक हॉस्पिटल रूम होता है जिसमें 6 बेड लगे होते हैं और इन 6 बेड्स के ऊपर 6 फाइल होती है और ये फाइल उन्हीं की होती है जो इस टास्क के लिए चुने गए होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर 4 ही बचे हैं। इस फाइल को देख के पता चलता है कि इनकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा हादसा हुआ था जिस हादसे में सभी लोग मारे गए थे, लेकिन ये लोग बच गए थे, जिससे पता चलता है कि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं। और अब जो ये टास्क करवा रहा है वो देखना चाहता है कि इन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा लकी कौन है। यहाँ पर उनको हाथ की उंगलियों के कुछ एक्सरे मिलते हैं और जब ये उनको जोड़ते हैं तो बेन बताता है कि ये एक साइन लैंग्वेज है। मेरा एक भाई सुन नहीं सकता और ये बात ये लोग जानते हैं और इसीलिए इन्होंने एक्सरे को हमारे लिए क्लू के रूप में दिया है। इस साइन का मतलब है EKG और अब यहाँ पर ये EKG मशीन ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर इन्हें EKG मशीन मिल भी जाती है। साथ ही में ये यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रिवर्स टाइमिंग चल रही है जो कि 3 मिनट की है और अगले 3 मिनट पे यहाँ पर जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जोई को दिखाया जाता है जो कि इस रूम के सभी कैमरों को तोड़ रही है, क्योंकि उसका मानना यह है कि अगर वो दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जेसन को दिखाया जाता है जो कि माइक और बेन से कहता है कि अगर हम इसे EKG मशीन को अपने हार्ट से कनेक्ट करें और सही हार्ट रेट आ जाए तो ये दरवाजा खुल जाएगा। वो सबसे पहले बेन पर ट्राई करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसके बाद ये माइक पर ट्राई करता है, तभी रेडियो से आवाज आती है कि टेस्टिंग योर लिमिट्स, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन्हें अपने हार्ट रेट को और ज्यादा बढ़ाना होगा और जेसन माइक को मना लेता है कि वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला है ताकि उसका हार्ट रेट बढ़ जाए। और जैसे ही जेसन माइक को इलेक्ट्रिक शॉक देता है उसका हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन हार्ट रेट ज्यादा बढ़ने की वजह से माइक की मौत हो जाती है, जिसके बाद जेसन समझ जाता है कि उन्हें अपना हार्ट रेट बढ़ाना नहीं बल्कि कम करना है और इसलिए जेसन EKG मशीन को अपने हार्ट से कनेक्ट करता है और जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है। जेसन अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर देता है जिससे उसकी हार्ट रेट कम हो जाती है और कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल जाता है। जेसन और बेन दरवाजे से दूसरी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जोई उनके साथ नहीं जाती क्योंकि वो समझ चुकी है कि अगर वो दूसरों के हिसाब से चलेगी तो वो ये गेम कभी नहीं जीत पाएगी। पर इन दोनों के निकलने के बाद जोई भी यहाँ पर बेहोश हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बेन जेसन से कहता है कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए माइक को मार दिया था और आज से कुछ साल पहले जब तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी नाव पलट गई थी तब तुम्हारे पास एक ही लाइफ जैकेट था और तब तुमने अपने दोस्त को भी मार दिया होगा। जेसन भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने अपने दोस्त को मारा है, पर अब इन्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी इन्हें एक गोल हैंडल दिखता है जिसे ये घुमाने लगते हैं, जिसे इनके घुमाने से ये ढक्कन खुल
जाता है। ये देखते हैं कि इनके हाथ में कुछ लिक्विड जैसा लग गया है। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक ड्रग्स होता है जिससे इनको इल्यूजन होना शुरू हो जाता है। ढक्कन पर लिखा होता है कि इस ड्रग्स का एंटीडोट भी इसी कमरे में है। जिसके बाद ये दोनों उस एंटीडोट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद बेन को एंटीडोट मिल जाती है, लेकिन जेसन उस पर हमला करके उससे एंटीडोट छीनने की कोशिश करता है। लेकिन बेन अपने आप को एंटीडोट लगा लेता है और इस कमरे से बाहर निकल जाता है और जेसन की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। वहीं जोई को दिखाया जाता है जो कि दूसरे कमरे में बेहोश हुई थी और उस कमरे को ठीक करने के लिए वहाँ पर दो लोग आते हैं, पर जोई वहाँ पर जिंदा होती है क्योंकि उसने ऑक्सीजन मास्क को पहन लिया था और वो उन दोनों पर हमला कर देती है। वहीं बेन को दिखाया जाता है जो कि दूसरे कमरे में पहुंच चुका है। बेन दरवाजे पे देखता है जहाँ पर उसे 4 डिजिट का कोड डालना होगा, लेकिन बेन को कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये वही वक्त होता है जिसे हमें कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ से कहानी फ्लैशबैक में गई थी। यहाँ पर जेसन को एक किताब मिलती है जिसमें एक कोड लिखा होता है। उस कोड के हिसाब से यहाँ पर एक घड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी घड़ी नहीं होती। तभी वो देखता है कि दीवार पर कुछ तस्वीरें होती हैं जो कि घड़ी की सुइयों की तरह इशारा कर रही होती हैं, जिससे उसे कोड पता चल जाता है और वो दरवाजे पर कोड डालकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब बेन के सामने गेम मास्टर आता है जो कि उसे बताता है कि हम हर साल ये कंपटीशन करते हैं और ये कंपटीशन हमने पिछले साल भी किया था, जिसमें हमने खाली एथलीट्स को लिया था। गेम मास्टर बेन को बताता है कि जिस तरह घोड़े की रेस में पैसे लगाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया भर के रईस लोग इस गेम में भी पैसे लगाते हैं और जिस पर वो पैसे लगाते हैं अगर वो उन्हें जीत गया तो उन्हें अरबों डॉलर का फायदा होता है। जिसके बाद बेन को लगता है कि वो जीत गया है और अब उसे यहाँ से जाने दिया जाएगा, लेकिन तभी गेम मास्टर उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी पीछे से जोई आ जाती है और उस पर गोलियां चला देती है, लेकिन तब भी वो नहीं मरता और तभी गेम मास्टर जोई पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बेन और जोई मिलकर उसे मार देते हैं और ये दोनों एस्केप रूम से निकल जाते हैं। बेन की तबीयत खराब होती है जिसके कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बेन जब रिकवर हो जाता है तब जोई यहाँ पर डिटेक्टिव के साथ आती है, लेकिन इस बिल्डिंग में कोई भी सबूत नहीं मिलता और पुलिस डिटेक्टिव ना बेन और जोई की बातों पर यकीन करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। पर जोई देखती है कि यहाँ पर U10U का नाम होता है, लेकिन जोई समझ जाती है कि ये कोई नाम नहीं है बल्कि ये एक प्रकार का पजल है जिसका मतलब होता है नो वे आउट। 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि जोई बेन से मिलने जाती है और वो उसे कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती है जिसमें उनके दोस्तों की मौत की खबर छपी होती है, जो कि पूरी तरह से झूठ होता है। जोई बेन को बताती है कि अगला गेम मैनहट्टन के एक बिल्डिंग में होने वाला है जिसके बारे में मुझे पता है और हम दोनों की फ्लाइट्स की टिकट भी मेरे पास है। जिसके बाद हमें मैनहट्टन में दिखाया जाता है जहाँ पर अगले एस्केप रूम की तैयारी चल रही होती है। यहाँ पर अलग अलग प्लेयर्स के लिए टास्क बनाए जाते हैं और साथ ही में उनके पास जोई और बेन के फ्लाइट टिकट की इंफॉर्मेशन भी होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और रोचक और मजेदार कहानी में।